अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है वादी हैरत, राइटर हाजरा रिहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। स्टाम्प पेपर को सलीके से 3 तहों में मोड़कर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो बाबा जान को अपना मुंतज़र पाया और इसी के साथ मुझे अम्मी जान का जुमला भी सुनाई दे गया, चलती भी तो आहिस्ता है, आने में वक्त तो लगेगा। सारी दुनिया को मालूम था कि मैं बचपन में पोलियो का शिकार हो गई थी, जिसके बायस मेरी दाएं टांग छोटी रह गई थी। मेरी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट आ गई और मुझसे भागना तो दूर की बात, तेज़ चला भी ना जाता था। मगर अम्मी जान हर वक्त हर किसी के सामने हर मौके पर मेरी लंगड़ाहट पर एक आध जुमला कहे बगैर रह नहीं पाती थी। वो शायद और भी कुछ कहती मगर मुझे देखकर खामोश हो गई। बाबा जान ने हमेशा की तरह बहुत इत्तेफाक से मेरा इस्तकबाल किया। मेरी आंखें भीग गईं। बाबा जान का रवैया हमेशा मुझसे ऐसे ही वालहाना रहा, मगर सिर्फ रवैया। वो कभी भी मुझे, मेरी ज़ात या मेरी अना को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके। जब भी मैंने उनसे मदद चाहिए वो बड़ी शद्दोमत से मुझे यकीन दिलाते कि वो मेरे मुतालबे से अम्मी जान को ज़रूर आगाह करेंगे और राज़ी भी कर लेंगे। और मेरे मुतालबे थे भी क्या, जो बचपन में तो कभी किए ही नहीं, क्योंकि इतनी अकल ही नहीं थी। मगर एक उम्र के बाद छोटी छोटी ख्वाहिशात ने सर उठाया कि अच्छे रिज़ल्ट के बायस जिस बड़े कॉलेज में दाखिला मिल रहा है वहाँ दाखिला ले लूँ, कॉलेज का बिला वजह नागा ना करूँ और पढ़ाई के लिए दिन भर में कुछ वक्त और इस 2 मंजिला बड़े से घर में मेरा कमरा न सही पढ़ाई की जगह मुख्तस कर लूँ, जहाँ कम अज़ कम मेरी कुतब तो सलीके से रह सकें। कुछ ऐसे घरेलू काम जो मेरी तवानाई हिम्मत से बढ़कर थे वो किसी और के ज़िम्मे डाल दूँ, या फिर इतना ही हो कि घर का ही कोई फ़र्द या मुलाजिम बावर्ची खाने में मेरी मदद के लिए काम कर ले। घर के ढेरों कामों के साथ साथ बड़ी भाभी जो कि शरई पर्दा करती थी और बड़े भैया की इसरार पर उनको घर की तकरीबन खाली कम इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी मंजिल में रिहाइश दी गई थी, ताकि वो सुकून इत्मीनान से कमरे से बाहर भी बेहिजाब रह सकें। सारे मुलाजिम, घर के तमाम मर्द जो भाभी के लिए गैर महरम थे, सबको सख्ती से हदायत थी कि दूसरी मंजिल पर जाने से पहले सीढ़ी के दरवाजे को खटखटा कर जाएं और भाभी के जवाब का इंतज़ार करें। ऐसे में चंद ही दिनों में भैया भाभी को खाना, चाय या कोई भी सामान पहुंचाने, धुले या मैले कपड़ों के लेने देने की जिम्मेदारी मुझ पे आ पड़ी। इसके अलावा अक्सर कई काम करवाने के लिए भाभी मुझे ही आवाज़ दिया करती। शायद वो भी घर में मेरी हैसियत से वाकिफ़ हो ही चुकी थी। वैसे तो मुझे भाभी के काम करना अच्छा लगता था, मैं अपनी बहनों की भी तो काम किया ही करती थी। मगर मसला ये होता कि 1 से 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर मेरी जान पर बनाती। मेरी दाएं टांग में बेतहाशा दर्द हो जाता। शिकायत की सूरत में यही कह दिया जाता कि ये पैर का दर्द कॉलेज जाते हुए क्यों नहीं होता, या फिर कॉलेज की छुट्टी करके कम किया जा सकता है। मैं डर के चुप कर जाती और हर रोज़ मुझे 2 से 3 बार ऊपर नीचे करना ही पड़ता। मैंने बाबा जान को बहुत बार कहा कि किसी तरह अम्मी जान से कहकर भाभी की खिदमत मुझे माफ़ करवा दें। हमेशा ऐसा हुआ कि बाबा मुझे उम्मीद दिलाकर खामोशी इख्तियार कर लेते और मैं थक हार कर तकलीफ़ सहती रहती। ये मेरी बेखबरी थी कि मैं बाबा जान के इस वालहाना रवैये को अपने लिए मोहब्बत समझती थी और अब जाकर हकीकत का अंदाज़ा कर सकी थी। खैर, गुजर गए वो दिन भी। मुझे देखकर अम्मी जान ने खिसक कर दीवान पर मेरे लिए जगह बनाई, मगर मैं इनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़कर बाबा जान की मेज़ के सामने रखी वाहिद कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बायस अम्मी जान की तरफ मेरी पीठ हो गई। लिहाजा मैं अम्मी जान का रद्द अमल ना देख सकी, मगर मुझे अंदाज़ा था कि मेरी इस हरकत को अम्मी जान ने महसूस करके ज़रूर तासुफ़ से सर हिलाया होगा। इनके तो वहमो गुमान में भी मुझसे इस रवैये की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि इन गुज़रे चंद महीनों पहले अगर अम्मी जान ने मुझे यूं अपने बराबर जगह दी होती तो मैं तो खुशी से पागल ही हो जाती। मगर कुछ ऐसे ही शौक़ था मुझे इनके साथ साथ रहने का। वो भी एक दौर था जब अम्मी जान ने मुझे कभी इस तरह की मोहब्बत या इज़्ज़त देना गवारा नहीं किया था। या फिर यूँ है कि मेरे पास ख़ुद कभी इतना वक्त ही ना होता कि अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह उनके पहलू से लग कर बैठूँ। बचपन में तो खैर हिम्मत ना होती थी कि अम्मी जान से ऐसी कोई उम्मीद करूं, मगर जब बड़ी दोनों बहनों की एक साथ एक ही घर में यानी बड़ी फूफी के दोनों बेटों से शादी हो गई और वो हर हफ्ते की सुबह से शाम तक के लिए अम्मी जान से मिलने आती, तो ऐसा लगता कि जैसे किसी ने गोंद लगा कर तीनों को साथ बिठा दिया हो। मैं तीनों के दरमियान अपनी जगह बनाने के लिए मोहब्बत, अकीदत निछावर करती, खिदमत की हर हद पार करती। इन दोनों के लिए चाय, नाश्ता, खाना लगाती, इस उम्मीद में कि शायद किसी वक्त दोनों बड़ी बहनों को मुझसे भी 2 बातें कर लेने का दिल हो जाए। वो मुझसे कहें कि मुझे याद करती हैं। इसके बिल्कुल बरक्स यूँ होता
कि मैं बावर्ची खाने में तीनों के कहकहे सुन रही हूँ, मगर जैसे उनके सामने मेज़ पर नाश्ता पानी लगाने पहुँचती, कमरे में खामोशी छा जाती और जब तक मैं कमरे में रहती तीनों स्पाट चेहरे लिए इधर उधर देखती रहती। कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि वो तीनों मेरी गैर मौजूदगी में ऐसी खामोश रहती हैं, बस मेरे ही कान बजते हैं। मेरे बड़े भाई बहनों के यहाँ औलाद होने लगी और घर में खूब रौनक लगने लगी, मगर झूठ क्यों बोलूँ, ये रौनकें मेरी नातवा ज़ात के लिए बाकायदा जहमत बनने लगी थी, क्योंकि इन रौनकों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना बीमारी में तीमारदारी सब मेरे ज़िम्मे लग गया। अक्सर दोनों बहनें कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे मेरे ज़िम्मे छोड़ जाती और इनकी देखभाल में कोई मेरा हाथ ना बटाता, तब ना चाहते हुए भी मुझे अपने वालिदैन की अपने लिए इस तरह की नाइंसाफ़ियों का अंदाज़ा होने लगा था। देखो बेटा, खुदा गवाह है, हमने कभी तुम में और अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया। दुनिया जानती है कि तुम हमें अपने बड़े पाँचों बच्चों की तरह ही अजीज़ हो। जो इनको खिलाया वही तुमको खिलाया, जो इनको पहनाया वही तुमको पहनने के लिए दिया। तुम समझ रही हो ना? हालांकि अगर मेरा मरहूम छोटा भाई और तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो शायद कभी अपनी बेटी से ये बात ना कर पाता, मगर मैं इसे यही समझाता, हम इनमें से नहीं जो अपनी इज़्ज़त वक़ार की खातिर अपनी लड़कियों को जहन्नुम में सुलगने के लिए छोड़ देते हैं। माना कि भाई हमसे गलती हो गई। तुम्हारी शादी के वक्त ये लोग जैसे नज़र आ रहे थे वैसे बिल्कुल नहीं निकले, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमको इसी तरह इस जहन्नुम में झोंके रखूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आखिर मुझे अपने मरहूम भाई को भी तो जवाब देना है, चाहे दुनिया कुछ कहे। ये रिश्तेदार मोहल्ले वाले दोस्त अहबाब, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। मैंने और तुम्हारी अम्मी जान ने सोच समझ कर ये फ़ैसला कर लिया कि बस अब तुमको वापस नहीं भेजना। अरे तुम हम पर भारी थोड़ी हो, गज़ब खुदा का, इन लोगों ने तो तुमको लावारिस ही समझ लिया। मगर अब बस बहुत हो गया भाई, अब तुम यहीं रहो और मैं तो समझता हूँ कि जल्द अज जल्द। बाबा जान को कभी कभारी गुस्से में देखा गया था और वो भी इनके दफ्तरी मामलात का शाखसाना रहा, मगर आज शायद ज़िंदगी में पहली बार उनको अपने लिए यूँ गरजते देखकर मुझे इन पर बेतहाशा प्यार आ जाना चाहिए था। मगर एक बार फिर मुझसे ऐसा कुछ सरजद हो गया कि बाबा जान अपनी बात मुकम्मल न कर सके। चंद लम्हे मुझे गौर से देखने के बाद इनकी तेवरी पर बल पड़ गए। ये तुम किस तरह मेरी बातों पर मुंह बना रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराई चली जा रही हो। बाबा जानी ना चाहते भी अपनी आवाज़ के गरज को बरकरार नहीं रख सके थे। साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरे रवैये से खाइफ हो चुके हैं। मेरे पीछे बैठी अम्मी जान ने बाबा को अपने सामने यूं कमज़ोर पड़ते देखकर यकीनन पहलू बदला होगा। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कि भूल जाऊं जब तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, जब तुमने ही तो कहा था कि तुमको ये लोग पसंद नहीं आ रहे और तुम आगे पढ़ना चाहती हो और हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती। कितना रोती रही थी तुम, याद है ना? बस हमसे गलती हो गई। दरअसल कुछ रिश्तेदारों मेल मिलाप वालों से हमारे घर में तुम्हारी रिहाइश तुम्हारे मुस्तकबिल पर रायज़नी शुरू कर दी थी और ऐसे मशहूर करने लगे जैसे हम तुम्हारे ताया ताई नहीं बल्कि दुश्मन हो। लिहाजा मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हारे बाबा जान से कहा कि जो भी रिश्ता आ रहा है जैसा भी आ रहा है आप बस इसी की शादी करके इसे रुखसत कराएं। मैं जानती हूँ तुमने तो ये समझा होगा इसमें हमारा मकसद तुम्हारे मरहूम बाप की जायदाद हड़प करना था, मगर देखो ना, अच्छा ही हुआ हमने इस वक्त तुम्हारी शादी सादगी से करके रुखसत कर दिया था। इन लोगों को अगर पता चल जाता कि तुम पैसे वाली हो तो अभी तक तुमसे सब कुछ लिखवा चुके होते। फिर अब जबकि हमें अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया और तुम्हारे बाबा जान तुम्हारी ही ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, तो ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों दिखा रही हो? ये तो मैं मान नहीं सकती कि इतने सी दिनों में वो लोग तुम्हें हमसे ज़्यादा अजीज़ हो गए और इससे पहले तो कभी तुमने हमारी किसी बात पर इकरार करने में इतना वक्त नहीं लिया। तो फिर आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अम्मी जान अपनी हैरत ज़ाहिर किए बगैर रह ना सकें। हालांकि हैरत में तो मैं थी कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस काबिल समझा जा रहा था कि मेरी पसंद नापसंद के बारे में बात की जा रही थी। मेरे इनकार या इकरार का इंतज़ार किया जा रहा था। मैंने गहरी नज़रों से अपने मुँह बोले वालिदैन को बारी बारी देखा। ये लोग वो थे जिन्होंने कभी मेरे भले की कोई बात या काम नहीं किया था। कभी ज़िंदगी में मेरे हक़ में कुछ हुआ भी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जैसे किसी वक्त खुद खुदावंद ताला की कुदरत जोश मार जाती और इन दोनों के मुंह से मेरे हक़ में फ़ैसला सादिर करवा दिया जाता हो। ऐसे ही एक फ़ैसला मेरी शादी का था। वो ख़ानदान जिसको गरीब नादार बेकार समझकर और वो लड़का जिसको कमतर नाकाम नाअहल समझकर मुझे रवाना किया गया था, इन चंद ही महीनों में माशरे में काफ़ी बेहतर अंदाज में अपनी जगह बना रहा था। मेरे ससुर साहब की बरसों से अदालती कार्रवाइयों में फंसी पुरखों की जायदाद उनको वापस मिल चुकी थी।
मेरे शौहर की नौकरी एक अच्छी और बड़ी फर्म में हो गई। मेरी नंद का नाराज़ शौहर अपनी बीवी को इज्जत से वापस ले जा चुका था और मेरा देवर CSS के इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो गया था। एक के बाद एक खुशखबरी की मिठाइयाँ बांटने मेरी सास साहिबा जिससे भी मिलती मेरी हज़ार हाथ तारीफ़ करती जाती और हर बार एहसान की वो कहानी ज़रूर सुनाती कि किस तरह जवानी में मेरे मरहूम वालिद ने ससुर साहब के मुश्किल वक्त में जान और पैसे से इन लोगों की मदद की थी। हालांकि इस घर में इन सब के दरमियान चंद ही दिन रहकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस ज़रा से एहसान के बदले मुझ जैसी को अपने खुश शक्ल सेहतमंद तवाना बेटे के लिए पसंद करके उन्होंने दरअसल मुझ पर एहसान किया था। इस कदर गर्मी है, इस पर इन दरिंदों को देखो कि सब के सब AC वाले कमरे में घुसे बैठे हैं और तुमको बावर्ची खाने में झोंक दिया। ऊपर से अपनी ब्याही बेटी को भी बुलाकर बिठाया हुआ है। अरे तभी तो इसका शौहर नाराज़ रहता था। 4 दिन सुकून से ससुराल में गुजारती नहीं, भागकर मैके आ जाती है। और भाई अब तो मुफ्त की नौकरानी जो मिली है, काम तो घर के सारे खुद ब खुद हो ही जाते हैं। जैसे अरे मैं जानती हूँ पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर डालकर सब मज़े कर रहे हैं। अम्मी जान के पास काफ़ी ठोस सबूत थे। शादी के इन 6 महीनों में कई बार मुख्तलिफ़ औकात में मेरे ससुराल आकर मेरे हालात देख चुकी थी, मगर एक बात शायद महसूस नहीं कर सकी या फिर कर ही चुकी थी। शायद इसीलिए इतनी शद्दोमत से उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी सर उठा रही थी। किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाने पर तुल ही गई थी। मैं अम्मी जान के अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज सुनकर मुस्कुराकर बोली थी। शादी के चंद दिनों बाद ही मेरी फरमाइश पर ससुर साहब ने अपने कुतब की अलमारी से मुझे किताब पढ़ने के लिए दी। इस किताब की रो से हर जी रूह सोचने समझने की सलाहियत रखता है और मोहब्बत में मुब्तला होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी में 7 तरह के हालात से गुजरता है। इन हालात को मुख्तलिफ़ वादियों के नाम दिए गए हैं। इन 7 वादियों में एक वादी हैरत थी। मोहब्बत की इस वादी में पहुंचकर हर बात हर चीज़ हैरान करने वाली लगती है। हर तरह हर वक्त ऐसा कुछ होता है जो पुरानी और सीखी हर बात की नफ़ी कर देता है और नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ता है। मैं अपने वालिदैन के सामने आज तक इस कदर एतमाद और इत्मीनान से बैठकर इस तरह की बातें ना कर सकी थी। मुझे ख़ुद पर हैरत भी हो रही थी और फ़ख्र भी। मैंने चंद लम्हे सांस लेने के दौरान रुक कर बाबा जान और अम्मी जान को बगौर देखा। आज वो दोनों मेरे आगे दम साधे हुए थे। मैंने शादी के चंद ही दिनों में वादी हैरत के कई चक्कर काट लिए। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ख़ानदान में बाहिमी हमदर्दी, मोहब्बत, उनसियत, इंसानियत और कई तरह के ऐसे जज्बों का पता चलना शुरू हुआ। मुझे पता चला कि एक बाप अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ख़ानदान का हर फ़र्द एक दूसरे की खुशी तमानियत के लिए काम करता जाता है। ऐसे ख़ानदान का एक फ़र्द जो किसी लड़की को ब्याह कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है तो अपने पूरे ख़ानदान को मिलाकर बग़ैर जिताए बताए वो अपनी बीवी को हर तरह से खुश और मुतमईन रखने की कोशिश भी करता है। अम्मी जान, आपको उस दिन मुझे बावर्ची खाने में काम करते देखकर अफसोस हुआ, मगर मैं अफसरदा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो एक खुशी का दिन था। देवर को एक बड़ा सरकारी ओहदा मिलने की खबर मिली थी और पूरा ख़ानदान मिलकर इस खुशी को मनाना चाहता था। नंद अपने शौहर के साथ दिन में जाकर अपने छोटे भाई के लिए कुछ तोहफ़े लाई थी। सास साहिबा और ससुर साहब अपने बेटे को मुसलसल प्यार भरी नसीहतें कर रहे थे और शौहर साहब ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आने का कह कर गए थे। मैंने भी अपनी खिदमत पेश की और आज दोपहर का खाना देवर की पसंद का मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज अगर अपनी ही मर्ज़ी और ख़ुशी से मैं घर में ज़्यादा काम कर भी लूँगी तो अगले दिन मुझे मेरी सास साहिबा ज़रूर आराम देंगी। हालांकि आजकल मेरी यूनिवर्सिटी 2 हफ़्तों के लिए बंद है। जी हाँ अम्मी जान, मेरे जाबिर और चालाक ससुरालियों ने बहुत चाव से मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला भी दिलवा दिया, तो इन छुट्टियों में भी मेरे हिस्से के काम में कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, मेरे इम्तहान चल रहे होते हैं तो मुझसे मेरे हिस्से के काम भी नहीं लिए जाते। मैं थक जाती हूँ या पाँव की तकलीफ़ में मुब्तला होती हूँ तो भी सुस्त काहिल या काम चोर जिताने के बजाय सारा दिन आराम करने का कहा जाता है। असल बात यह है कि जो मोहब्बत, खुलूस, अपनायत मुझे आप लोगों से मिलनी चाहिए थी, इसके ना मिलने का अंदाज़ा मुझे ससुराल में जाकर हुआ। आप लोग इस बात पर परेशान नहीं हैं कि मैं परेशान हूँ, बल्कि इस बात पर परेशान हैं कि मैं परेशान क्यों नहीं हूँ। मुझे इन चंद ही महीनों में पता चला है कि माँ बाप, बहन भाई के लिए भाग भाग कर काम करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मोहब्बत, खुलूस, उनसियत इसी तरह भी दिखाई जाती है। और जहाँ ये एतबार करवा दिया जाए कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलेगा, तो चाहे वो ससुराल ही क्यों ना हो सके, माँ बाप बहन की जगह सास ससुर नंद देवर ही क्यों ना हो, इनकी खुशी के लिए जी जान एक करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज महसूस नहीं होता।
मैंने रुक कर ताया और ताई को देखा। इन लोगों को कभी मैं बड़े चाव और मोहब्बत से उनके बच्चों की तरह बाबा जान और अम्मी जान पुकारती थी, मगर इन लोगों ने मुझे कभी अपनी औलाद के बराबर नहीं समझा। शायद आज के बाद मैं इन लोगों से एक बेटी की तरह मिलने भी ना आ सकूं। लिहाजा ज़रूरी था कि इनको मुकम्मल तौर पर आईना दिखा कर जाऊँ। मैंने अपने हाथ में पकड़ा स्टाम्प पेपर ताया जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताया जी और ताई जी, आप लोग जिस बात से घबरा रहे हैं वो मेरे ससुर साहब और शौहर साहब मुझे यहाँ भेजने से पहले ही समझा चुके थे। बकौल मेरे ससुर साहब कि इनको अगर इनके पुरखों की जायदाद ना भी मिलती तो भी वो कभी मेरे ज़रिए आप लोगों से मेरे मरहूम वालिद की जायदाद का हिस्सा मांगने का ना कहते। शायद आप लोगों को इसी बात का खौफ था कि अब क्योंकि मेरे ससुराल वाले बाहैसियत हो चुके हैं तो आपसे बाकायदा अदालती कार्रवाई के साथ जायदाद निकलवाएंगे। लिहाजा स्टाम्प पेपर पर मैंने आपको अपने मरहूम वालिद की जायदाद रख लेने का लिख दिया है और इस पर गवाहान के तौर पर ससुर साहब और शौहर साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं। ताई जी को जल्दी से स्टाम्प पेपर मेरे हाथ से लेकर पढ़ते देखकर मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई। शायद दिल में उम्मीद बाकी थी। अतार की 7 वादियों में आखिरी वादी इश्क है, जहाँ पहुंचकर इंसान दुनिया की दौलत आसाइश से बेपरवाह हो जाता है और सिर्फ मोहब्बत करता है। स्टाम्प पेपर पढ़कर ताया जी बेखुद होकर मुझे तकने लगे। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दी। मैं इस दौर से गुज़र चुकी थी, लिहाजा अच्छी तरह ताया जी की हालत को समझ रही थी। वादिये हैरत अब इन पर तारी हो चुकी थी। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।